अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करके देख रहे हैं। तो आज के आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेट किया जाता है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे और इसे डिफ़ाइन भी करेंगे। तो आए स्टूडेंट्स, चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और हम लोगों ने इन दोनों डिफरेंट टाइप के मोशंस के दरमियान रिलेशंस को स्टडी किया। हमने देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसको यूज़ करते हुए आप सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हुए ऑब्जेक्ट की मोशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे की रिप्रेजेंटेशन होती है, और उस रिप्रेजेंटेशन का फ़ायदा उठाते हुए हम डिफरेंट चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करके देखा। इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करके देखेंगे। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है। हमने देखा कि हमारे पास एक वर्टिकली सस्पेंडेड मास स्प्रिंग सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अगर इस मास को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करते हैं और पॉइंट सी तक लेके आते हैं, तो आपके पास इस मास के साथ लगा हुआ पॉइंटर जो आपको नज़र आ रहा है वो भी इस पॉइंट सी तक पहुँच जाता है। आप जब इसको यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और मूव करते करते ये पॉइंट ए तक आएगा, और फिर इनर्शिया की वजह से ए पे रुकेगा नहीं बल्कि मूव करते करते पॉइंट बी पे आ जाएगा, और फिर दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स उसे ए पे लेके आएगी, रुकेगा नहीं, इनर्शिया उसे सी तक ले जाएगा, और फिर रिस्टोरिंग फोर्स वापस ले आएगी। तो हमारा जो पॉइंटर है इस लाइन बी सी पे ऑसिलेट करता जाएगा, और इसकी ऑसिलेशन के दौरान जो इसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, वो वेलोसिटी बदलती रहती है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है। जब वो मेन पोजीशन पे मौजूद होता है तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कुछ और होती है। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन जैसे कि बी है या सी है यहाँ पे पहुँच जाता है तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कुछ और हो जाती है। हम इन वेलोसिटी की वैल्यू को जो किसी भी इंस्टेंट पे मेजर की जाती है हम उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करें तो हम उसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे आप अगर इसकी वेलोसिटी को मेजर करेंगे तो वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। यहाँ पे भी हम उसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखने जा रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कि जिस तरह ये ऑसिलेट कर रहा है उसी तरह से हम इसके एम्पलीट्यूड के बराबर रेडियस लेके उस रेडियस का एक सर्कुलर पाथ अगर ड्रॉ करें और उस सर्कुलर पाथ में एक पॉइंट पी ले लें, जो पॉइंट उसी टाइम पीरियड के साथ अपने इस सर्कुलर पाथ में रोटेट करे जिस टाइम पीरियड के साथ हमारा ये पॉइंट P1 बी और सी के दरमियान ऑसिलेट कर रहा है, तो हमने देखा था कि इस पॉइंट P का जो प्रोजेक्शन N है वो प्रोजेक्शन N रेप्लिकेट कर रहा होता है हमारे इस पॉइंटर P1 की मोशन को। तो हम लोग यहीं से रिजल्ट निकाल रहे थे कि हम अगर इस पॉइंट P, इस ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट P1 की अगर कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं यही सारी चीज़ें n के लिए कैलकुलेट करते हुए। और n के लिए कैलकुलेट करना हमारे लिए ये रिलेटिवली आसान होता है क्योंकि सर्कुलर मोशन को हम ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं और समझ भी चुके हैं। तो फिर अगर हम किसी भी गिवन
इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं अपने इस पॉइंटर P1 की, तो हम इस n की उसी पॉइंट पे वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये उसे रेप्लिकेट करेगा, बिल्कुल वही वेलोसिटी की वैल्यू देगा। तो लेट्स कंसीडर कि हमारा जो पॉइंट है वो इस वक्त P पोजीशन के ऊपर मौजूद है और उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो n के ऊपर मौजूद होगा। इस वक्त इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। और इस वक्त हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हम देख सकते हैं कि x के बराबर है, यानी O से लेके n तक ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। हम इस वक्त डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट नहीं करने जा रहे, हम देखने जा रहे हैं कि इस वक्त हमारे इस n की वेलोसिटी क्या होगी। अब इसको देखने के लिए हम इसी फिगर को थोड़ा सा अलग करके हम आपके सामने बना रहे हैं। अगर आप इसमें देखें तो वही पॉइंट P है, E और D उसी तरह से बने हुए हैं और इन पॉइंट्स को, इस फिगर को यूज़ करते हुए हम अपनी कैलकुलेशंस को करेंगे। अब उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो हमें पता है कि P के बिल्कुल सामने यहाँ पे हमारे पास इसका प्रोजेक्शन है जिसे हम लोगों ने n के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है और O से लेके n तक ये हमारा इस वक्त का डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम लोगों ने x के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है और O से लेके P तक ये हमारे पास एम्पलीट्यूड के बराबर इसका रेडियस होता है जिसे हम लोगों ने x0 के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम वेलोसिटी तो जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो हमारे प्रोजेक्शन n की है, क्योंकि n ने रेप्लिकेट करना है हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन को। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं p के साथ। अगर आप p को देखें तो इस वक्त p की कुछ ना कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। अगर हम उस टेंजेंशियल वेलोसिटी को यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में ड्रॉ करें तो हमें पता है कि इस p का टेंजेंशियल वेक्टर कुछ इस फॉर्म में हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे Vp, यानी ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है इस वक्त हमारे पार्टिकल p की। अब ये p की वेलोसिटी है चैप्टर नंबर 5 जो हमारा फर्स्ट ईयर का है, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी कि अगर किसी भी जगह पे टेंजेंशियल वेलोसिटी आप लोगों ने सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट करनी हो तो वो इस तरह से एक टेंजेंट बना के उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम इस टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करें तो ये वेलोसिटी है हमारे पॉइंट P की, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमें जो वेलोसिटी चाहिए वो इस n की चाहिए। अब देखना ये है कि इस n की वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले ज़रा हम इस वेलोसिटी Vp को देखते हैं। हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था कि जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसकी लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज़ के दरमियान रिलेशन निकाला जा सकता है। और वो रिलेशन हम लोगों ने सीखा था चैप्टर नंबर 5 में और वो रिलेशन कुछ इस तरह से था, V इज़ इक्वल टू R इंटू ओमेगा। इसमें v जो थी वो टेंजेंशियल वेलोसिटी थी या लीनियर वेलोसिटी थी और ओमेगा ये जो हमारे पास है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी थी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जो रेडियस r के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस केस को अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो बिल्कुल इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि इस केस में जो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है हमने उसे Vp के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसको भी हम फिर वैसे लिख सकते हैं, यानी V की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं Vp और जो R है ये रेडियस है सर्कुलर पाथ का और हमारे सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है हमने उसे x0 के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो फिर R की जगह यहाँ पे हम लोग x0 लगा सकते हैं और ओमेगा बिल्कुल इसी तरह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो Vp इज इक्वल टू x0 इंटू ओमेगा, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं और इसको आगे जाके यूज़ करेंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास ये जो वेक्टर Vp बना हुआ है ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि NP आपको नज़र आ रही है उसके साथ क्या एंगल बना रहा है। हम ये वाला एंगल जो इस जगह पे बन रहा है इस एंगल को देखना चाहते हैं। अब ये एंगल कैसे पता चलेगा, 2 स्टेप्स हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ये जो एंगल थीटा आपको नज़र आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल और OP के दरमियान बना हुआ है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये वाला एंगल जो यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रहा है ये एंगल क्या होगा। तो हम लोग इसे प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। एक दफ़ा फिर आपकी याद दहानी करा देता हूँ कि अगर हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस कुछ इस तरह से लगी हों
और फिर आप एक और लाइन लो जो किसी खास एंगल पे उन लाइंस को कट करके गुजर जाए। तो हमारे पास इनके दरमियान कुछ इस तरह की जेड लाइक फिगर बन जाती है। तो अगर आपको यहाँ पे एंगल अल्फ़ा दिया गया हो तो ये वाला एंगल भी हमारे पास अल्फ़ा होता है। तो अगर हम इधर देखें तो हमें यहाँ पे भी इससे मिलती जुलती एक फिगर नज़र आ रही है, यानी अगर एन पी ओ से O1 तक जाए तो बिल्कुल इसी तरह की फिगर नज़र आ रही है। तो फिर अगर ये एंगल थीटा बना हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे भी जो हमारे पास एंगल बनेगा वो एंगल थीटा होगा। तो हम लोगों ने एक एंगल तो ले लिया, लेकिन ये एंगल नहीं चाहिए हमें, तो वो एंगल चाहिए जो VP हमारी हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। अब इसको समझने के लिए हमें एक और प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करना पड़ेगा। हमने देखा था कि अगर कोई भी टेंजेंट आपके किसी भी सर्कुलर पाथ पे मौजूद हो तो वो जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी टेंजेंट जो रेडियस के साथ एंगल बना रहा होता है वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इस फिगर में अगर हम लोग देखें तो OP हमारा रेडियस है और जो वेक्टर VP है वो एक टेंजेंशियल वेलोसिटी का वेक्टर है। तो इसका मतलब है कि हमारा VP जो P के ऊपर एंगल बना रहा होगा वो 90 डिग्री होगा। अब अगर उस 90 डिग्री में देखें तो उसका एक हिस्सा तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया जो कि थीटा है। तो अगर मैं फिर रिमेनिंग पार्ट की बात करूं तो क्या मैं उस रिमेनिंग पार्ट को, क्योंकि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्रीज है, 90 का एक हिस्सा थीटा है, तो रिमेनिंग पार्ट फिर 90 डिग्रीज माइनस थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। यानी हमारा जो वेक्टर VP है अगर उसके हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाले एंगल की बात करें तो वो 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे हमारा बेसिक एक्सप्रेशन बनने जा रहा है। अब आगे चलते हैं। अगर हम इस VP वेक्टर की बात करें, मैं वो VP वेक्टर आपके सामने अलहदा से भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास है वेक्टर VP। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके समझने के लिए आसान करके आपके सामने ड्रॉ किया। अगर इसका हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाले एंगल की बात करें तो हम लोगों ने देखा वो एंगल हमारे पास बनता है 90 डिग्रीज माइनस थीटा। तो चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने देखा था कि किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वेक्टर VP को भी इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करें तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। हम एक वर्टिकल लाइन यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं और उसको वेक्टोरियल फॉर्म दे देते हैं, और फिर इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, उसको भी वेक्टर की फॉर्म में बना देते हैं। तो हमें पता है कि जो नीचे वाला बनेगा ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। और इनको किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, अगर ये VP है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो VP कॉस ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमें पता है वो बराबर होगा VP साइन ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा। जो एंगल यहाँ पे लिखा होगा वही एंगल हम उसके वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे, और यहाँ पे इस वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग V का नाम दे देते हैं। क्यों V का नाम दे रहे हैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। अब अगर इन दो कंपोनेंट्स की बात करें और इन दोनों कंपोनेंट्स को आप रिलेट करें हमारे प्रोजेक्शन के साथ, आप देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्शन N है इस वक्त वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमारा ये पॉइंट P O से मूव करते करते O1 से मूव करते करते यहाँ तक पहुँचा था, और हमारा जो प्रोजेक्शन था वो इस O से मूव करते करते यहाँ तक आया था। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है और हमारा प्रोजेक्शन भी ऊपर की तरफ जा रहा है। जो हमारा पॉइंट है वो एक ख़ास एंगल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारा पॉइंट बिल्कुल हमारा जो प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमारा जो पॉइंट है, किसी भी पॉइंट P जो है, इसको किसी भी पॉइंट पे अगर ले लें इसके पूरे पाथ के दौरान तो आप इसको इसके दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और इसका दूसरा कंपोनेंट इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। और आप देखें कि जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा। जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोजेक्शन जा रहा होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी एग्जैक्टली उसी ही डायरेक्शन में जा रहा होगा। कोई भी पॉइंट अगर आप ले लें तो हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर आप इस n जो कि प्रोजेक्शन है, अगर आप उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर आप इस n की वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो n को जो वेलोसिटी दे रहा है वो हमारे
इस पार्टिकल P की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका y कंपोनेंट दे रहा है। कैसे? हम एक दफ़ा फिर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे जैसे हमारा ये पॉइंट P इस सर्कुलर पाथ में मूव करता जाएगा, हम इस पे प्रोजेक्शन बना रहे हैं। अब इस पॉइंट P ने जब O1 से लेके D तक का अपना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो इसने 2 डायमेंशनल मोशन किया। इसकी एक मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यानी ये O1 से O की डायरेक्शन में जा रहा है, और एक इसकी वर्टिकल डायरेक्शन है, यानी O से D की डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम इन दोनों इसकी मूवमेंट्स को देखें तो इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं जो इन दोनों मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो इसकी O1 से O की तरफ मूवमेंट है, यानी जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसकी, वो डिपेंड कर रही है आपकी वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे, यानी VP cos ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा पे। लेकिन जो उसकी वर्टिकल मूवमेंट है वो डिपेंड कर रही है उसकी वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पे, जो कि है VP साइन ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा। तो हम अगर देखें तो n जो है वो इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन है। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन होने का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल उसी कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा होगा जो कंपोनेंट हमारे इस पार्टिकल को O से D की डायरेक्शन में लेके जा रहा है, यानी जो नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहा है वही तो इसका प्रोजेक्शन बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी होगी वो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी के y कंपोनेंट के इक्वल होगी। तो हम लोग इसको जहन में रखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ n, जो कि हमारा प्रोजेक्शन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ n इज इक्वल टू द y component is equal to the y component of tangential velocity of VP। ये वेलोसिटी के टेंजेंशियल वेलोसिटी के y कंपोनेंट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है फिर हम लोग अगर इस y कंपोनेंट को यूज करें तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू दे रहा होगा हमारे प्रोजेक्शन की वेलोसिटी की। तो यही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो हम लोग फिर लिख सकते हैं कि हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू VP साइन ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा के बराबर होगी। और इसे हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था को रेशियोज की फॉर्म में कि अगर साइन 90 माइनस थीटा हो तो ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। मैथमेटिक्स में हम लोग ये सीखते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ये हमेशा बराबर होता है कॉस ऑफ एंगल थीटा के। तो स्टूडेंट्स आपको ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। तो ये अगर हम लोग एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ करें साइन 90 माइनस थीटा को तो हमारे पास v जो है वो किसके बराबर आ जाता है, VP कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम सामने रखें तो हम देखेंगे कि अगर हम इसकी इंस्टेंटेनियस तो इसकी अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो हमें VP की वैल्यू चाहिए होगी और दूसरा हमें कॉस ऑफ एंगल थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। अगर हम ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें तो इस इक्वेशन नंबर 3 में इसको सब्सटीट्यूट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब इसमें देखें इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग VP की वैल्यू तो पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। जो रिमेनिंग चीज़ है वो है हमारे पास कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो हमें अब कॉस ऑफ एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे कर सकते हैं? ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है, अगर इस फिगर को हम एक दफ़ा फिर देखें और इसमें बनने वाली एक ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें। कौन से वाली ट्रायंगल? एक ट्रायंगल हमारे पास बन रही है ON और P।
मैं उस ट्राइंगल को दोबारा से आपके सामने अलग से करके बना देता हूँ, देखिएगा ज़रा। ये तो स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल को देखें, ये आपको n लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे n लिख दिया। ये आपको यहाँ पे O लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैंने O लिख दिया। और ये आपको P लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे P भी लिख दिया। अब इसमें जो चीज़ें हमें पता है, जिनकी वैल्यूज़ हमें पता है, वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। हमें पता है इस एंगल को हम लोगों ने नाम दिया हुआ था एंगल थीटा का। एन ओ या ओ से लेके एन तक ये हमारा डिस्प्लेसमेंट था, इसे हम लोगों ने नाम दिया हुआ था एक्स का। और फिर ये जो ओ से लेके पी है, ये हमारा रेडियस था, जिसे हम लोगों ने नाम दिया हुआ था एक्स नॉट का। अब अगर हम अपना एक्सप्रेशन देखें तो हमें इस एक्सप्रेशन में जो रिक्वायर्ड है वो है कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब इसी रिलेशन को, इसी ट्राइंगल को यूज़ करते हुए हमें कॉस ऑफ एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि जो एंगल थीटा लिखा हुआ है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और इसको अगर हम देखें तो एन पी इस केस में हमारा बेस होगा, और ओ पी जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है वो हाइपोटेन्यूस है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉस ऑफ एंगल थीटा इस ट्राइंगल में से फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास जो कॉस ऑफ एंगल थीटा है वो बराबर किसके आएगा? कॉस हमें पता है बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, अगर हम इन दोनों बेस और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो हमें जो बेस नज़र आ रही है वो है एन पी, और जो हाइपोटेन्यूस नज़र आ रहा है हमारे पास वो है ओ और पी। अब अगर इसमें देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो हमें एन पी और ओ पी रिक्वायर्ड है, लेकिन प्रॉब्लम है कि एन पी हमें नहीं पता, हमें एन पी की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता, ओ पी की वैल्यू तो हम लोगों को यहाँ पे पता है। तो फिर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये होगा कि हम किसी तरह से एन पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। और वो कैसे कर सकते हैं? एन पी की वैल्यू फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका है। हम लोग क्या करें, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें। तो हम फ्रॉम द फिगर ये चीज़ देख सकते हैं। हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है हमें कि किसी भी राइट ट्राइंगल के केस में जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो हमेशा इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के। तो अगर हम बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें और उनका सम करें तो हमें हाइपोटेन्यूस का सम मिल जाता है। अब यहाँ पे देखें तो अगर हम इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो जो हाइपोटेन्यूस है वो हमारे पास ओ पी के बराबर है, तो ये ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है वो ओ एन के बराबर है, तो ये ओ एन का स्क्वायर हो जाएगा, और जो बेस है यहाँ पे हमारे पास वो एन पी के बराबर है, जो हमने बेसिकली फाइंड आउट करनी है, तो ये एन पी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो ओ पी इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो ये आ गया हमारे पास एक्स नॉट का स्क्वायर, और जो ओ एन है ये है हमारे पास एक्स का स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने लिख दिया एक्स का स्क्वायर। और जो ओ एन पी है ये तो हम लोगों ने अभी फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास एन पी का स्क्वायर इसी तरह से लिखा रहेगा। और फिर अगर इसे रीअरेंज करें तो हम एक्स को इस तरफ ले आएंगे, तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी, और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर हम लोग स्टूडेंट देखते हैं कि अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एनपी की, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे और हमें एनपी की वैल्यू मिल जाएगी। और अब कॉस थीटा अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो फिर इसी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें बेस और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू के अंदर, तो हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। और वो कॉस थीटा मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है एन पी ओवर ओ पी, मैं वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ। जो एन पी है हमारे पास जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया वो ये है, जो एक्स नॉट है इसका स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर क्योंकि हमें एन पी चाहिए उसका स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम इसका स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। और जो नीचे लिखा हुआ है वो ओ पी है, और ओ पी हम लोग देखते हैं वो एक्स नॉट के बराबर है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई कॉस थीटा की वैल्यू। तो अब जो हमें इक्वेशन नंबर 3 नज़र आ रही है, हम उस इक्वेशन नंबर 3 में ये दोनों वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारी
इक्वेशन नंबर 3 क्या बनती है? सो आवर इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, हम ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो v इज इक्वल टू, सबसे पहले vp है और vp की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिलेगी, जो कि है x नॉट इंटू ओमेगा। और फिर उसके बाद जो हमारे पास कॉस ऑफ एंगल थीटा लिखा हुआ है उसकी वैल्यू हमने भी फाइंड आउट की, ये भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, जो कि है हमारे पास x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x नॉट। तो अगर आप x नॉट और x नॉट को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन बनता है कि v किसके बराबर आ रहा है। हमारे पास v बराबर आ जाता है ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन आ जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। यानी अगर आप किसी भी ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करके उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें तो आप इस फार्मूले से उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। ये फार्मूला मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन के साथ भी लिखता हूँ, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें हमारे पास एक्स नॉट जो है वो हम लोग जानते हैं वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो x है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको यूज़ करते हुए हम किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हमें डिस्प्लेसमेंट पता हो तो हम वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें और हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहली चीज़ जिसकी इम्पोर्टेंस है वो है हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन का, यानी आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास एंगल चेंज होता जाता है या डिस्प्लेसमेंट बदलती जाती है वैसे वैसे हमारे पास डायरेक्शन भी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे इस प्रोजेक्शन की डायरेक्शन को डिस्कस करता हूँ। लेट्स सपोज हमारा ये पॉइंट P जो है वो O1 से स्टार्ट हुआ था। जब ये O1 से मूव करते 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 इस पॉइंट D तक जाएगा, तो इस पूरे पाथ के दौरान अगर आप देखेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। और फिर अगर हम आगे चलेंगे D से इस मेन पोजीशन तक आएंगे तो इस दौरान हमारा प्रोजेक्शन जो है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। और फिर इस मेन पोजीशन से ई तक आने के दौरान हमारे प्रोजेक्शन ने कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड्स मूव करते रहना है। और फिर जब वो ई से आगे की तरफ जाएगा तो इसने फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते रहना है। यानी अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे ये जो नज़र आ रहा है हमारे पास सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ में हाफ पाथ के दौरान हमारा प्रोजेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। यानी जिस पाथ में ई से लेके डी तक हमारा पॉइंट मूव कर रहा है इस पाथ में हमारा जो प्रोजेक्शन है उसकी डायरेक्शन एक तरफ है, और जब वो डी से ई तक मूव कर रहा है तो हमारे प्रोजेक्शन की डायरेक्शन दूसरी हो जाती है। यानी अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ एंगल देखें तो π/2 से लेके 3π/2 तक, π/2 से लेके 3π/2 तक हमारा जो प्रोजेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और फिर 3π/2 से लेके 2π और फिर π/2 तक इस सारे पाथ के दौरान हमारा जो प्रोजेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यानी हम डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, बल्कि हम उसके डिस्प्लेसमेंट को देखते हुए ये भी बता सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी। और इसके साथ साथ हम एक और चीज़ भी, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी निकाल सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस जगह पे मैक्सिमम होगी और हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस जगह पे मिनिमम होगी। यानी हम इसके कुछ केसेस भी डिस्कस कर सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम को, मैक्सिमम कब होगी हम इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज के हवाले से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास ये फॉर्मूला जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है? अगर इस फॉर्मूले को सामने रखें तो हम देखते हैं कि हमारे पास v ओमेगा और x नॉट स्क्वायर आ रहा है। अब अगर कोई चीज़ इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर रही है तो वो है इसका डिस्प्लेसमेंट, ये वाला। अगर इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ से इलिमिनेट कर दें तो माइनस कम करेगा इस वैल्यू को और हमारे पास आंसर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारा x 0, तो अगर हम लोग x को 0 कर देते हैं तो इस केस में जो हमारे पास v की वैल्यू बचती है यहाँ पे, वो v की वैल्यू हमारे पास आ जाती है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वेयर, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ओमेगा इंटू एक्स नॉट। ये मैक्सिमम वैल्यू है। यानी जब हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है तो उस वक्त हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स कि यानी आपके इस ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट को जब हम देखेंगे, अगर ये पॉइंट सी से मूव करते करते वापस पॉइंट ए पे आ रहा होगा तो उस पॉइंट ए पे इस वक्त वो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। और इसी तरह अगर हम इसके अगले केस यानी मिनिमम को डिस्कस करते हैं तो हम मिनिमम कहाँ पे देख सकते हैं? ये मिनिमम उस वक्त होगा स्टूडेंट्स जिस वक्त हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। यानी अगर आप कुछ इस तरह से लिखें कि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और इस केस में मैं आपसे कहता हूँ कि आप इमेजिन करें कि हमारा x जो है वो x नॉट के इक्वल हो गया। अगर ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास जो v की वैल्यू आएगी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर, और हमारा ये x भी x नॉट के इक्वल आ जाएगा। ये कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारा v यहाँ पे 0 हो जाएगा और हमारी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि हमने देखा कि किस तरह से जब हमारा ऑसिलेट करता हुआ ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है यानी उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है, तो उस वक़्त उसकी वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, हमारा ऑब्जेक्ट रुक जाता है और जब वो मूव करते करते वापस आता है तो मेन पोजीशन पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो ये चीज़ जो है हमें एनर्जीज़ की फॉर्म में भी रिलेट करके दिखा सकती है कि हमारी जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑब्जेक्ट जब मेन पोजीशन पे होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके बैठा होगा और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी वहाँ पे 0 होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिलेशन से निकाला गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।